गुड मॉर्निंग। अस्तुर्ना देवी बालिका इंटर कॉलेज, मैं एमडी नदीम अहमद, कक्षा 10th, विषय विज्ञान। आज आपके समक्ष जीव विज्ञान पढ़ाने वाले हैं और उस जीव विज्ञान में सबसे पहले हम बेस जानेंगे कि बेस क्या होता है, उसका आधार क्या होता है। क्योंकि जब हमें बेस ही नहीं पता रहेगा, आधार ही नहीं पता रहेगा, तो फिर जीव विज्ञान के जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, उन नोट्स में जो हेडिंग्स बनेंगे हमारे, उनके बारे में हम अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आज आपको बताएंगे कि मनुष्य के शरीर में कैसे भोजन का पाचन होता है और उस पाचन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनका कार्य क्या होता है, उनकी भूमिका क्या होती है और वो कैसे अपने कार्य को प्रोसेसिंग में करते हैं, उस कार्य को कैसे संपन्न करते हैं। तो सबसे पहले हमने फिगर डायग्राम किया है, फिगर हमने डायग्राम को दिखाया है आपको कि यह सारा आपका फिगर है और इन फिगर में आपको एक एक का परिचय बताएंगे। ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है बाबू, ये मुखुआ होता है। उसके बाद से ये जो एक पाइप की तरह आप देख रहे हैं, यह एक आहार नाल होता है। क्या होता है? आहार नाल होता है। उसके बाद से जो आप एक रिंग की तरह देख रहे हैं, जो एक सर्किल की तरह आप देख रहे हैं, यह जो है कि बड़ी आंत होती है। उसके बाद से ये पूरा जो सर्किल की तरह आप देख रहे हैं, रिंग की तरह पूरा देख रहे हैं, नीचे वाले पोजीशन पे यह एक छोटी आंत होती है और इसके नीचे आपकी परिशेषिका होती है, जिसकी इंग्लिश अपेंडिक्स होती है। ठीक है, उसके बाद से ये डायफ्राम होता है। इसका क्या फंक्शन है, इसका कार्य क्या है, इसके बारे में भी बताएंगे आपको। उसके बाद से यहाँ पर जो आप एक शेम की तरह देख रहे हैं, शेम की तरह देख रहे हैं, यह यकृत होता है। उसके बाद से जो ये गोलनुमा देख रहे हैं आप, ये जो गोलनुमा देख रहे हैं, यह जो कि अमाशय होता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि एक एक का परिचय हो गया, एक एक के बारे में हम जान गए। तो जब एक एक के बारे में हम जानेंगे तो इनका फंक्शन क्या है, इनका कार्य क्या है, इनका सिस्टम क्या है, कैसे करते हैं, इसके बारे में जानेंगे सब। ठीक है, सबसे पहले इंसान भोजन को मुखुआ से लेते हुए लेता है, तो लेने के बाद आहार नाल में जाता है। ठीक है, आहार नाल में भोजन जो कि होते हुए अमाशय में पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है? अमाशय में पहुँचता है। और जब भोजन जो कि अमाशय में पहुँचता है, तो पहुँचने के बाद वहाँ 3 से 4 घंटों तक रहता है और उस भोजन को पचाने के लिए कुछ एंजाइम्स निकलते हैं। वो एंजाइम होते हैं जठर रस, रेनिन और पेप्सिन होता है। और जो रेनिन होता है वो दूध की पाचन क्रिया में सहायता प्रदान करता है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, मैं आपसे कह दूंगा कि दूध की पाचन क्रिया किस एंजाइम के थ्रू होती है, तो आप बताएंगे कि सर दूध की पाचन क्रिया रेनिन एंजाइम के थ्रू होती है। ठीक है, और उन भोजन को डाइजेशन करने का, पचाने का काम आपका जठर रस, पेप्सिन और रेनिन करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते ही, लेकिन कहने का मतलब ये हुआ कि 100% जो है कि पाचन क्रिया अमाशय में नहीं होती है, बल्कि उसको ट्रांसफॉर्मेशन करता है, ट्रांसफर करता है और वो ट्रांसफर करके स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है, मतलब छोटी आंत में भेजता है। और छोटी आंत में जाने के बाद वहाँ भोजन जो है कि 100% से 100% पाचन उसकी हो जाती है, वो पच जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जब अमाशय ट्रांसफर करता है भोजन का स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में जाता है, तो छोटी आंत में 100% पच जाता है। उसके बाद से छोटी आंत में जाने के बाद अब वो ट्रांसफर करता है बड़ी आंत में, और बड़ी आंत में जाता है। जाने के बाद वहाँ पर जल का अवशोषण और प्रोटीन का अवशोषण होता है। किसमें? तो बड़ी आंत में। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है और वहाँ प्रोटीन का अवशोषण होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले भोजन आहार नाल से होते हुए अमाशय में जाता है, वहाँ से 3 से 4 घंटों तक रहता है। उसके बाद से उस भोजन को पचाने के लिए कुछ एंजाइम्स निकलते हैं और उस एंजाइम्स का नाम होता है जठर रस, रेनिन और पेप्सिन होता है।
अतः दूध की पाचन क्रिया रेनिन के द्वारा होती है। अब क्या होता है कि जब भोजन 3 से 4 घंटों तक आमाशय में रह जाता है तो उसको ट्रांसफर करता है छोटी आंत में, और छोटी आंत जो ट्रांसफर करता है बड़ी आंत में, और बड़ी आंत में जल और प्रोटीन का अवशोषण होता है। ठीक है, ये फूड का डाइजेशन रहा। मुख गुहा हो गया आपका, बड़ी आंत भी हो गया आपका, छोटी आंत भी हो गया। ठीक है, 3 टॉपिक हम आपको बता दिए। अब क्या होता है कि इन तीनों के बाद आपका आता है आहार नाल। तो बताइए देखिए आपको कि ये आहार नाल में भोजन जो कि होते हुए आमाशय तक पहुंचेगा। ठीक है, आहार नाल भी हो गया, आमाशय भी हो गया, बच गया है डायाफ्राम और यकृत बच गया है। यह दोनों क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायाफ्राम क्या होता है और यकृत क्या होता है, इनके फंक्शन क्या होते हैं, इनके कार्य क्या होते हैं, तो इनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो जो डायाफ्राम होता है, लोग ये कहते हैं, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन कर दूंगा कि डायाफ्राम में एयर भर जाती है तो क्या होता है, तो हर इंसान को 7 प्रक्रिया होती है। यह साइंटिफिक रीजन है, साइंटिस्टों का ऐसा मानना है, वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि जब फूड लेते हैं हम, तो फूड लेने के बाद जिस वक्त डायाफ्राम में एयर भर जाती है तो उस डायाफ्राम में एयर भर जाने की वजह से इंसान को हिचकी आना शुरू हो जाता है। ठीक है, इंसान को हिचकी आना शुरू हो जाता है। मतलब जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद कभी कभी रेयर केस में उस डायाफ्राम में, यानी कि इस डायाफ्राम में क्या होता है कि हवा भर जाती है, और जब हवा भरती है तो भरने के बाद हम इंसान को देखिए हिचकी आना शुरू हो जाता है। अतः हमें महसूस होता है कुछ लेना चाहिए। जैसे ही हम वाटर लेते हैं तो जैसे ही हम यहाँ पे वाटर के जल, यानी कि वाटर जो होता है, जब इसके मॉलिक्यूल्स इस पे आएंगे और जैसे ही यहाँ दबाव पड़ता है तो दबाव पड़ने के बाद जो एयर भरा होता है वो दोनों साइड से कम हो जाता है और इंसान को हिचकी आना बंद हो जाता है। ठीक है, तो आप किसी से क्वेश्चन कर सकते हैं कि इंसान को हिचकी कब आती है, तो आपका जवाब होगा कि सर जब इंसान भोजन करता है तो भोजन करने के बाद उस दौरान डायाफ्राम में एयर भर जाती है, जिसकी वजह से इंसान को हिचकी आना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब आती है आपका परिशेषिका। परिशेषिका क्या होती है, यह होता है बाबू अपेंडिक्स होता है। अपेंडिक्स होता है, बहुत ही जानलेवा यह चीज है। मैं आपको बता दूं कि जितना हमारा पूरा फंक्शन है, फंक्शन के नीचे, मतलब बड़ी आंत छोटी आंत के नीचे एक नस होती है। इसमें नेचुरली क्वालिटी है कि दैविक गॉड गिफ्टेड मामला है। इसमें गॉड गिफ्टेड मामले का मतलब ये हुआ कि यह एक ऐसी नस है जो 24 आवर में यह कभी खुल सकती है। तो इसलिए मना किया जाता है कि इंसान को बार बार हर वक्त जो कि कुछ खाना नहीं चाहिए। उस किसी भी चीज़ को खाने के लिए आप एक टाइम फिक्स कर दीजिए, सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को। ठीक है, तो यदि बाई चांस वो जिस वक्त खुल रही है नस, उस दौरान यदि आप भोजन कर लेते हैं तो करने के बाद यदि उस भोजन के मॉलिक्यूल्स कण उस नस में इंटर कर जाते हैं तो करने के बाद होगा क्या बाबू कि उसमें तो चला जाएगा, लेकिन जब कुछ दिन गुजरेगा तो आपको दर्द होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही दर्द होना शुरू हो जाता है तो होने के बाद आप नॉर्मल तौर पे मेडिसिन लेते हैं, और जैसे ही मेडिसिन लेते हैं तो मेडिसिन लेने के बाद वह धीरे धीरे जब सही नहीं होता है तो वह घाव बन जाता है। और जब घाव बन जाता है तो उसमें जो है कि वायरस की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, और वो आपके अंदर ही ब्लास्ट कर जाएगा और ब्लड के सर्कुलेट के माध्यम से पूरे शरीर में जो है कि वो पॉइजन दे देता है और इंसान अंत की अवस्था में मर जाता है। ठीक है, तो आपको बेहतर तो ये होगा कि यदि आप ऐसा प्रॉब्लम्स होता है तो आप जाए डॉक्टर के पास जाए, और जाने के बाद वहाँ पे सही रूप से उसका सलाह ले। यदि दवा से ठीक नहीं होता है तो ऑपरेशन से इस बीमारी को दूर किया जा सकता है। ठीक है, अब परिशेषिका हो गया, अपेंडिक्स हो गई। अब आता है यकृत। आता है कि यकृत क्या होता है, तो यकृत को जिगर भी बोलते हैं, कलेजा भी बोलते हैं। ठीक है, यकृत का 2 निकनेम है। एक यकृत का निकनेम है कलेजा और दूसरे यकृत का नेम है जिगर। यह यकृत के दोनों नेम हैं, और यकृत का जो इंग्लिश होता है वह इंग्लिश होता है लीवर होता है। कहने का मतलब ये होगा कि मनुष्य के अंदर जो फूड का डाइजेशन होता है
उस फूड के डाइजेशन में यकृत का बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ा रोल है। मतलब ये हुआ कि यदि हमें किसी भी तरह का यकृत में दिक्कत हो जाती है तो आने वाले समय में हमारे शरीर में बहुत बुरा असर पड़ जाता है। ये कैसे इफेक्ट हो जाता है, कैसे ये खराबी की तरफ पहुंच जाता है। तो ज़्यादा मात्रा में ऑयली सामान का यूज़ करना, तेलीय पदार्थ का ज़्यादा मात्रा में सेवन करना, तो सेवन करने की वजह से होता क्या है कि उसमें फैट की मात्रा, वसा की मात्रा लीवर पे जमना शुरू हो जाता है। और जैसे ही लीवर पे जमना शुरू होता है तो आपको हम बता दें कि यकृत में जो बिलिरुबिन वाहिकाएं होती हैं वह रक्त का संचरण करना, रक्त का सर्कुलेट करना वह बंद कर देती है। ठीक है, जैसे ही यकृत पर बिलिरुबिन वाहिकाएं रक्त का सर्कुलेट करना बंद कर देती हैं, वसा की मात्रा जम जाती है, तो इंसान को आने वाले समय में जॉन्डिस रोग हो जाता है, जैसे पीलिया का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि उसमें जो कि जब यह रोग हो जाता है जॉन्डिस, तो जॉन्डिस के अंदर ही एक और आता है, हेपेटाइटिस बी आता है। हेपेटाइटिस बी जब इंसान के अंदर लीवर इफेक्ट हो जाता है, तो लीवर को इफेक्ट हो जाने के बाद इंसान को जो कि जॉन्डिस रोग हो जाता है, पीलिया नामक रोग हो जाता है। और जब पीलिया नामक रोग हो जाता है तो उस वक्त सबसे ज़्यादा खतरा जो है कि हेपेटाइटिस बी का होता है। हेपेटाइटिस बी क्या होता है कि हेपेटाइटिस बी जो है कि लीवर कैंसर होता है। जब हेपेटाइटिस बी में लीवर कैंसर जो कि आपके बॉडी में हो जाएगा तो फूड का डाइजेशन सही रूप से नहीं होगा, बार बार आपको वामिट होगा, उल्टी होगा, जो भी फूड कर लेंगे आप तुरंत फूड बाहर आ जाएगा और सही रूप से अच्छे टाइम से आप उसका इलाज नहीं कराते हैं तो अंत की अवस्था में होगा कि आप इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, मर भी जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि फूड का डाइजेशन पे हमें 3 चीज़ों का बहुत ध्यान देना आवश्यक होता है कि हमारा आहार नाल सही हो, हमारा आमाशय अच्छे से काम करता हो, हमारा लीवर अच्छे से काम करता हो, छोटी आंत अच्छे से काम करती हो और बड़ी आंत अच्छे से काम करती हो। तो इन सिस्टमों में हमारे फूड का डाइजेशन होता है। यानी सबसे पहले फूड लेते हैं तो आहार नाल से होते हुए आमाशय में जाता है, 3 से 4 घंटे रहता है, वहाँ से फूड का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो वह छोटी आंत में जाती है और छोटी आंत में 100% पच जाती है। उसके बाद से बड़ी आंत में देखिए जल और प्रोटीन का अवशोषण होता है। ठीक है मेरे बेटे, यदि बाबू आपको अच्छा लगा हो मेरा ये पढ़ाना तो आप देखिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अगला वीडियो हम अपलोड करें तो आपको सही उचित समय पर रिसीव हो जाए। ठीक है, थैंक यू, गुड मॉर्निंग।